Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I am going to start with the units 3 and 4 of module A of AVM. इसके पहले हम लोग ने यूनिट्स 1 एंड 2 बहुत ही अच्छे से कवर किए थे, उसमें भी हमने पूरा अच्छे से थ्योरी भी समझा था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। ओके, तो ये वैसे ही हम लोग 3 एंड 4 आज के सेशन में कवर करेंगे। पूरे सेशन को जरूर से एंड तक देखिएगा और यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले हमारे सभी वीडियोस का। इस पूरे वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट एक्सेस टू द पीडीएफ। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। सो पहले बात करते हैं मॉड्यूल ए यूनिट 3 में। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज फाइंड आउट करना। जो डेटा सेट्स है उनका एवरेज फाइंड आउट करने को ही मीन कहते हैं। मीन की अगर बात करें सो देयर आर 3 टाइप्स: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये 3 टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना है। अरिथमेटिक मीन जो नॉर्मल आप मीन निकालते हो, जैसे कि जिसमें कि जो डेटा सेट दिया रहता है, वैल्यूज दी रहती है, उन सबका आप सम करते हो एंड यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज और द ऑब्जर्वेशंस। तो ये अरिथमेटिक मीन वहां पर यूज होता है जहां पर जो डेटा होता है दैट इज हैविंग एडिटिव रिलेशनशिप्स। जहां आप डेटा को ऐड करते हो वहां पर अरिथमेटिक मीन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी स्टूडेंट के एवरेज टेस्ट स्कोर ओके ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तो जितने भी उसको स्कोर आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको आप ऐड करोगे एंड यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अरिथमेटिक मीन में वही होता है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग द सम ऑफ ग्रुप्ड नंबर्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय द काउंट ऑफ नंबर्स। सो इट इज सिग्मा एक्स बाय एन, और अगर वो ग्रुप डेटा है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वेयर एन इज इक्वल टू सिग्मा नहीं सॉरी समेशन ऑफ एम। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ मतलब जितनी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो दी है उसको आप ऐड कर दोगे। मीन का मैंने न्यूमेरिकल इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफी सिंपल है और आप करते आ रहे हो। बाकी हम लोग मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन उन सबका एक एक न्यूमेरिकल करेंगे सेशन में, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन का कुछ नहीं है, जो भी आपको डिफरेंट वैल्यूज दी रहेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn तक, डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे आप n डिवाइड कर दोगे तो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाता है। साथ में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है इसके कितनी बार आ रहे हैं, ओके इनका नंबर ऑफ टाइम्स दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है इनका कितनी बार ये अकर हो रहे हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, ये x1 x2 f2 ये डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं कि x1 इतने टाइम्स आ रहा है, x2 इतने टाइम आ रहा है, x3 इतने टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप fx निकालते हो x इंटू एफ करके सबका, और क्या करते हो ये जो fx आता है टोटल इसको ऐड करते हो और डिवाइड करते हो बाय द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा है जहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी है ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वेरिएबल इज अकरिंग, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला यूज कर दोगे विच इज समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। और अरिथमेटिक मीन वहां यूज होना है जहां पर एडिटिव रिलेशनशिप्स होती है, जैसे कि मैंने बताया एवरेज टेस्ट स्कोर वगैरह फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर क्या था, अपने जो भी डिफरेंट डेटा था, जो भी डेटा में था ये वैल्यूज x1 x2 उसको ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई करते हो और उसका रूट लेते हो। सो जो भी है x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn और इसका nth रूट, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 इंटू x2 अगर मान लीजिए 3 ही है तो इंटू x3 टू द पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसका उतना nth रूट लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन द डेटा इज हैविंग मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप्स। तो जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है एवरेज ग्रोथ रेट, जैसे आपने फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल रिटर्न, आपका जो भी स्टॉक्स है ओके उसका आपको कितना रिटर्न जनरेट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देयर यू यूज द ज्योमेट्रिक मीन जहां पे डेटा के मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप होते हैं। ओके अब अगेन इसमें भी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों हो सकते हैं। ये अनग्रुप्ड का फॉर्मूला हो गया जहां पर डिफरेंट जो वेरिएबल्स उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मेंशन है कि कितनी बार अकर हो रहा है, बट अगर फ्रीक्वेंसी मेंशन है कि वो हर वेरिएबल कितनी बार अकर हो रहा है, देन यू यूज दिस फॉर्मूला विच इज x1 टू द पावर f1 इंटू x2 टू द पावर f2 टिल xn टू द पावर f1, और उसका आप nth रूट लेते हो। n मतलब यहाँ पर भी वही सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गया, तो आप f1 प्लस f2 प्लस
F3 टिल F1 Fn, ठीक है। तो यहाँ पर आप n का मतलब वही है जो टोटल फ्रीक्वेंसीज, ओके। लास्ट होता है आपका हार्मोनिक मीन, विच इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल लेते हो ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय आप 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, इस तरीके से करते हो। Now there is a relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So this formula is very important, where it can also be written as geometric mean is equal to under root of अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं जस्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, जहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन दिया रहेगा, हार्मोनिक मीन पूछ लेगा, या इनमें से मतलब कोई भी दो चीजें दी रहेगी एंड तीसरी यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हार्मोनिक मीन आई हो पता चल गया है आपको, उसका रेसिप्रोकल लेना रहता है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे भी अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी है, सो n रिप्रेजेंट्स f1 प्लस f2 प्लस f3 टिल f1 डिवाइडेड बाय f1 अपॉन x1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय x2, इस तरीके से आप चलता रहेगा, ओके। सो यू गेट द हार्मोनिक मीन, ओके। सो दिस इज अबाउट द मीन्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड टॉपिक, दैट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर मान लीजिए आपके सिंपल ये डेटा दिया है 2 3 4 5 6, अब इसका कोई पूछ ले मीडियन, तो साफ साफ नजर आ रहा है ये है, ये क्या है, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, ओके। मिड यही है आपकी फोर्थ। अब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो वहां आप इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ओके। उसमें आप कहाँ तक, अगर 50 ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि अच्छा दो यहाँ के छोड़ दिए तो ये बीच का आ गया। सो देयर यू नीड टू नो द फॉर्मूला, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मोर, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। So if there are odd number of observations, then the formula that you have to use is n plus 1 divided by truth observation. तो अगर इसमें भी आप देखोगे तो n कितना है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ऑब्जर्वेशंस। 5 क्या है, 5 आपका ऑड नंबर है, तो यू विल यूज द फॉर्मूला 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो आपका क्या आ गया, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहां से आप चलोगे 1 2 और 3, तो देखिए आंसर वही आ रहा है, मीडियन क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि डेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो करेक्ट आ गया है। डेटा रैंडमली अगर दिया है तो यू फर्स्ट हैव टू अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप पहले डेटा को जरूर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, ओके। अब अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, देयर यू विल यूज द फॉर्मूला n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ये जो भी डेटा दिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगेगा तो वैसे भी हमारा आंसर फिर सही कभी नहीं आएगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। सबसे छोटा क्या है, 8 है, 9 है, फिर 11 है, 14 है, तो इसको अरेंज करते जाते हैं। 8 9 11 14 15 17 18 20 22 और 25, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फिर हमने काउंट कर लिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n हमारा 10 है, 10 है यानी कि इवन नंबर है, इसका मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो n/2th यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1, सो 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 1 यानी 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 और ये 5th है और ये 6th है। सो 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, 16 आ गया। सो मीडियन क्या हो गया इसका, 16 हो गया, ओके। सो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो आप ऐसे निकालोगे, ऑड नंबर है तो आप सिंपली सिर्फ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, इवन है तो n/2 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जाम में। तो ये मैंने देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व भी करके रखा है, जो कि जिससे कि जब आप पीडीएफ में पढ़ो आपको इजी हो जाए। और पीडीएफ के लिए जैसे मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये रीड करने के लिए पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा है जहाँ पूरे पूरे अलग अलग क्लास इंटरवल्स दिए हैं, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी है। ओके, तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आते भी है तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं और उस पे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पे नहीं आते। सो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। हेयर मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। L1 आपका रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ योर मीडियन क्लास, L2 आपका होता है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और CF आपका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है, मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, उससे जो पहला वाला है प्रीवियस क्लास का वो लेना है, वहां तक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। एंड हेयर N रिप्रेजेंट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अब पहले तो हमें मीडियन क्लास कौन सी होगी वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा, तो मीडियन क्लास क्या होगी, जो n/2 से जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पे जिससे ज्यादा जो क्लास की होगी, मतलब अगर n/2 हमारा आ रहा है 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने आ तक निकाली, ये 35 है, ये 45 है, ये 60 है। सो अब n/2 अगर 40 है, तो ये वाली क्लास जहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 से ज्यादा हुआ है, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास होती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पर भी एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए देखते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब आपको एग्जाम में क्या है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी नहीं रहेगी, वो मैंने फाइंड आउट करके रखी है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, वो आप लोग निकाल ही लोगे, उसमें कुछ नहीं है। 12 को एज अ 12 भी लिखना है और फिर ऐड करते जाना है, जिसको नहीं पता है 12, ये क्या है 12 प्लस 18 है, यहाँ पे ये 12 प्लस 18 प्लस 25 है, ये 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 20 है, और ये आपका 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 है। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने निकाल ली। अब हम लोग को मीडियन निकालना है। सबसे पहले बात है कि हमें हर के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f। सो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब सबसे पहले मीडियन क्लास कौन सी है, उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा। n है होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 करो अलग से, या तो जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐड करते ही चल रहे हो, तो n आपका क्या है 90 है। मीडियन क्लास के लिए हमें n/2 करना होता है, अभी हमने समझा था, तो 45। अब जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 45 से ज्यादा हो रही है, वो हमारी मीडियन क्लास होती है। सो ये देखिए यहाँ पर ये 30 तक आई, यहाँ 55, तो 45 से ज्यादा इस क्लास में हो गई 55 वाली में। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज योर मीडियन क्लास, क्योंकि ये वाली क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 से ज्यादा आ रही है, जस्ट सक्सीडिंग दैट क्लास, ठीक है, तो 55। अब इसी का हम लोग लोअर लिमिट लेंगे, इसी का अपर लिमिट लेंगे और इसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग इसके ऊपर वाले की लेंगे, यानी कि ये वाली 30। अभी हमने आपको जस्ट बताया था मीडियन क्लास की हम लोग L1 L2 और F लेते हैं, बट CF हम लोग उसके ऊपर वाली क्लास का लेते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू L1 कितना है 30 प्लस L2 माइनस L1, L2 है 40 माइनस 30 इंटू n/2 निकाला ही है 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाली लेते हैं, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 25। ठीक है, तो एक बार आपने ये निकाल लिया तो अब तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ही सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। सो मीडियन इज इक्वल टू 30
प्लस 40 माइनस 30 10 हो गया, और ये हो गया आपका 10 इंटू 15 विच इज 150 डिवाइडेड बाय 25। सो ये सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 36। सो इस क्लास इंटरवल में ही फॉल भी हो रहा है, देखिए 30 to 40 के बीच में मीडियन आपका 36 आ गया। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है अगर इस तरीके से ग्रुप्ड डेटा दिया है और मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम है हमारा n/2 फाइंड आउट करना, उसके हिसाब से हमें देखना है कहाँ पर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बड़ी हो रही है फ्रॉम दिस n/2। अगर इक्वल हो रही है तो वो इक्वल वाला क्लास ले लेंगे, ठीक है। और फिर बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लोग उसी क्लास का L1 L2 और F ले लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर वाली क्लास की ले लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए मैंने दिया हुआ भी है, जो हमने कहा था PDF में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? अब देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल। सो अब क्वार्टाइल क्या होता है? जो पूरे डेटा सेट को डिवाइड करते हैं इनटू 4 पार्ट्स। तो 3 वैल्यूज हैं ऐसी, मतलब कैसे अगर समझे तो जैसे पूरा आपका डेटा सेट है तो इसमें जो बीच वाला है ये तो आपका मीडियन हो गया। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशंस 50% ऑब्जर्वेशंस इसके मीडियन के इस साइड है और 50% ऑब्जर्वेशंस मीडियन के इस साइड है। मीडियन क्या होता है? बीच का पॉइंट होता है। इसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे इक्वल, तो क्या हो गया? 25% डेटा इधर हो गया और 25% डेटा इस साइड हो गया। वैसे ही मीडियन के राइट साइड में 25% इस साइड है और 25% इस साइड है। सो मीडियन जो कि मिड पॉइंट है, जिसके लेफ्ट और राइट में 50-50% है, इसको हम लोग Q2 कहते हैं। ओके, Q2 कहते हैं विच इज द सेकेंड क्वार्टाइल, जिसके 50% लेफ्ट में डेटा और 50% राइट में डेटा है। Q1 ये वाला पार्ट हो गया जिसके लेफ्ट में 25% डेटा है, मतलब 25% डेटा इससे छोटा है और रिमेनिंग 75% डेटा इससे बड़ा है। और ये वाला पार्ट आपका Q3 हो गया, जहां पे 25% डेटा इससे बड़ा है और 75% इससे छोटा है। ओके, सो दिस इज योर Q1 विच इज योर 25th परसेंटाइल, Q2 आपका 50th परसेंटाइल ही है और Q3 आपका 75th परसेंटाइल। सो आई होप अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया थ्रू दिस डायग्राम व्हाट आर क्वार्टाइल्स। तो Q1 वो होता है जिसको हम लोग 25th परसेंटाइल कहते हैं, मतलब 25% डेटा सेट इसके लेफ्ट में इससे छोटा है और 75% डेटा इससे बड़ा है। Q3 का सिंपली मतलब हुआ कि 75% डेटा इससे छोटा है और रिमेनिंग 25% डेटा इससे बड़ा है। और Q2 मीडियन होता है जहाँ पे 50% उसके छोटा है और 50% उससे बड़ा होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वार्टाइल्स क्लियर हो गए। अब क्वार्टाइल का वही फॉर्मूला समझ लीजिए, Q1 n+1 डिवाइडेड बाय 4 25th परसेंटाइल के लिए, Q3 का 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, 3/4 क्या है, मतलब 75% होता है, तो वही हो गया 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 टर्म। और इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, सो दिस Q3 माइनस Q1 विल गिव यू इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये वाला पूरा Q3 माइनस Q1, सो दिस पार्ट विल गिव यू द रेंज। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है, इस पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमें। सो इसमें हमें निकालना है फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ ए गिवन डेटा। अब जो भी डेटा दिया है, ठीक है, इसको सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मीडियन है, क्वार्टाइल है, निकालना है, उसमें सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। अच्छा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही है वैसे तो पूरा 8 10 12 15 18, ठीक है, तो अच्छी बात है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं, ऑलरेडी अरेंज्ड। क्या निकालना है? थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3। Q3 क्या है हमारा? 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। n क्या है? कितने दिए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, n आपका 12 है, सो 3n+1 डिवाइडेड बाय 4, सो 12 प्लस 1 आपका हो गया 13, 13 इंटू 3 39 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ जाएगा 9
0.75 पोजीशन। अब ये डेसिमल में आ गई, डेसिमल में नहीं आती, सिर्फ 9th आती, तब तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 आंसर लिख देते। बट ये 0.75 आई है, तो इसमें समझिए कैसे हम लोग करते हैं। अगर हमारा डेसिमल में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9.75 है, तो हम लोग करेंगे Q3 इज इक्वल टू 9th वैल्यू प्लस 10th माइनस 9th वैल्यू इंटू 3/4 या 0.75। सो Q3 आपका हो जाएगा 9th वैल्यू जो है आपका 30 प्लस 10th वैल्यू माइनस 9th यानी 32 माइनस 30 इंटू 0.75। सो आपका आ गया 31.5। सो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया 31.5। तो ये याद रखिए इसको करने का मेथड। अगर हमारा डेसिबल में आएगा तो हम लोग 9.75 लेना है। सो 9th वैल्यू प्लस 10 माइनस 9 इंटू 0.75। ठीक है, तो आपका Q3 आ गया विच इज योर थर्ड क्वार्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। मोड क्या होता है, मोड ये बताता है कौन सा जो वैल्यू है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू है जो पूरे डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर नॉर्मल ये दिया रहता आपका 2 3 3 5 5 5 5 7 8 9, तो इसमें मोड क्या हो गया, मोड हो गया 5। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है पूरे डेटा सेट में, 5 आ रहा है। बट अगर यही चीज क्लास इंटरवल्स में दी है अलग अलग, ओके, तो क्या फॉर्मूला यूज होना है, तो ये फॉर्मूला यूज होना है, ये याद रखना है आपको। अगेन L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 यानी F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। जहाँ पे L1 आपका होता है जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट, L2 होता है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जहाँ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। F1 is the frequency of the model class. F0 is the frequency of the class which is preceding the model class. Model class के ऊपर वाली frequency. And F2 होता है frequency of the class which is succeeding the model class, मतलब model class के बाद वाली class के frequency। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। Here in this numerical you have to calculate the missing frequency when the mode is given. चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, मोड आपको ऑलरेडी दिया है यानी 115। आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो 115 है क्लास इंटरवल, मतलब इसी में आया 115, 105 टू 120 की रेंज में ही आया ये 1115। इसी की फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हम ए अज्यूम कर लेंगे। इतना आपको क्वेश्चन दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने पहले से करके रखी है जिससे टाइम ना वेस्ट हो, वो आप लोग कर ही लोगे। अगेन 30 30 प्लस 30 60 प्लस 60 120, और इसको ए हमने अज्यूम करके 120 प्लस है, और ये 120 प्लस ए प्लस 70 तो 190 प्लस है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक आपको निकालना है। ओके, अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लगा देंगे अपना। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 1115 है, इस क्लास इंटरवल में कॉल हुआ, इसका लोअर लिमिट है 105 यानी L1 है 105, अपर लिमिट L2 है 120। सो मोड इज इक्वल टू L1 105 प्लस L2 माइनस L1 यानी 120 माइनस 105 इंटू F1 माइनस F0। तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास वाली और F0 होती है उसके ऊपर वाली। तो मॉडल क्लास की तो फ्रीक्वेंसी हमने ए अज्यूम करी है, और F0 है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 60 ये वाली, डिवाइडेड बाय 2F1 यानी अगेन मॉडल क्लास की तो 2A माइनस F0 उसके ऊपर वाली 60 माइनस F2 मॉडल क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी तो माइनस 70। ठीक है, अब कुछ नहीं, आप सॉल्व कर लोगे। मोड की जगह पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। मोड दिया है विच इज 115। सो 115 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया 115 माइनस 105। आप कर सकते हो। ओके,
तो आप आगे फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करिएगा। तो इसमें आप देखोगे पूरा पूरा सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका ए एक्चुअली में 80 आ जाएगा। जब ए 80 आएगा तो आपको पता भी चलेगा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई? इसी क्लास इंटरवल की हुई, बाकी की देखिए कम है, 30, 30, 60, 70। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे और ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपकी ए 80 आ जाएगी। अभी कैलकुलेशन तो सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये बताता है कि कितना हमारा स्प्रेड आउट है, ओके, और या फिर कितना स्कैटर्ड है हमारा डेटा फ्रॉम द जो कॉमन मेजर्स है, जैसे उस वो चीज एक्चुअली बताता है कि कितना ज्यादा द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और द स्कैटर ऑफ इंडिविजुअल आइटम एंड देयर डिविएशंस फ्रॉम द एवरेजेस और सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब उनके एवरेज से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो उनके मीन वैल्यू से कितना स्कैटर्ड है, कितना दूर पूरा फैला हुआ डिस्पर्स्ड है डेटा। ओके, तो मतलब कितनी रिलायबिलिटी है उस डेटा सेट की, ओके, और कितना ज्यादा वेरिएबिलिटी है उस डेटा सेट में इन फ्रॉम देयर मीन। सो इसमें ये सारे फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पे भी एक एक मार्क का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो जो पूरे डेटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू है माइनस द लोएस्ट वैल्यू, उसको आप करोगे, सो दैट इज द रेंज। Then you have the coefficient of a range, which is a relative measure of range, which is maximum minus minimum divided by maximum plus minimum। तो पूरे डेटा सेट में जो भी पूरा डेटा सेट दिया है 2, 3, 4, 5, 8, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा हो गया? 8, मिनिमम हो गया 2, तो रेंज आ गई 8 माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गई 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2। ठीक है, फिर है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग सेमी क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। So this is the midpoint of the range between two quartiles। ये क्या होता है? This is represented by half of the difference between the first and the third quartiles। So Q3 minus Q1 divided by 2, third quartile minus first quartile divided by 2 gives you the quartile deviation। Then you have coefficient of quartile deviation, which is actually the ratio of quartile deviation to the average of first and थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन कहता है आपका ये था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और इसका एवरेज लोगे तो क्या होगा? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। 2 आपके कट हो जाएंगे, तो आपका क्या बच जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का यही फॉर्मूला हो गया, विच इज अ रेशियो ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन टू द एवरेज ऑफ द टू क्वार्टाइल्स। देन यू हैव मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? दिस इज एन एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द मीन। ये जो हर एक डेटा पॉइंट है इसका कितना डिफरेंस है फ्रॉम इट्स मीन, एक्स बार रिप्रेजेंट्स द मीन डिवाइडेड बाय द टोटल ऑब्जर्वेशंस। बट इसमें आप देख रहे हो ये ऐसे यूज हुआ है, दिस इज द बार, मतलब कि अगर माइनस में भी वैल्यू आ रही है, अगर एक्स माइनस एक्स बार माइनस में भी है तो आप उसको प्लस कर दो, प्लस में लिखोगे, क्योंकि बार है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट x1 है, x2 है, x3 है, तो पहले तो आपने x बार कैलकुलेट कर लिया, मतलब कैसे करोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय n से मीन वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप हर डेटा को इससे माइनस करोगे उसके मीन वैल्यू से, इसको ऐड कर दोगे सबको, ओके, सबको ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो वो आपका आ जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, देन यू हैव कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ द मीन डेविएशन टू द मीन। जो इसका हमने ऊपर अभी मीन डेविएशन निकाला, डिवाइडेड बाय मीन गिव्स यू द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स हाउ स्प्रेड आउट और डिस्बर्स्ड अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स इज फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। सो कल जैसे आपको बताया भी था, वो सेंट्रल टेंडेंसी का इस तरीके से बेल शेप का होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मीन है, फिर यहाँ पर -1 का स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ +1,
तो कितना डेटा पॉइंट कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, कितना दूरी पर है मीन से, यहाँ पर कितना दूरी पर है, यहाँ पर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो कितना डेटा सेट डिस्पर्स कर रहा है, स्कैटर्ड है, कितना दूर है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, जो हर डेटा सेट है, माइनस इट्स मीन वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका अंडर रूट लेते हैं। ओके, और इसका ग्रुप्ड डेटा है जहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी है, देयर यू शुड दिस फॉर्मूला। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, यू शुड डू इट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला विच इज समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. So this is a ratio of standard deviation to the mean. Coefficient of variation is nothing but the ratio of standard deviation to the mean. So इस पे देखिए, क्वेश्चन देखिए कैसे आप लोग करेंगे। आपको एग्जाम में दिया रहेगा क्लास इंटरवल्स इस तरीके से, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है इस तरीके से, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली आ जाएगा कि इसका फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, विच इज समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब इसके हिसाब से आप देख रहे हो क्या क्या चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स की जरूरत है हमें और एफ एक्स स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, तो एक्स और एफ, तो एक्स कैसे निकालोगे, ये जो दोनों का आपका मिड पॉइंट क्या है, सो 10, जिसको 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे भी दिख रहा है 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या है, 15 है, तो 0 10 का 5, 15 25 35 45, दिस इज अ मिड वैल्यू ऑफ ऑल दीज क्लास इंटरवल। वो हो गई आपकी x, ये आपकी f दी हुई है ऑलरेडी, आपको fx और fx स्क्वायर निकालना है, तो ये fx हो गया, जहां आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 × 5 25, 8 × 15 120, 15 × 25 375, सबको मल्टीप्लाई करते गए fx आ गया। फिर ये fx स्क्वायर है, आपका ऑलरेडी fx आ चुका है, x दिया है, दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या करना है, 5 × 25 125, 15 × 120 1800, 25 × 375 9375, इन सबको ऐसे ऐड करते जाएंगे। अब सभी का आप समेशन निकाल के रखिए, टोटल f निकाल के रखिए, टोटल fx और ये टोटल आपका fx स्क्वायर। अब कुछ नहीं, ये आपने पूरी टेबल कर ली, कुछ नहीं, अन्य आपके पास कैलकुलेटर रहता ही है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जस्ट यू नीड टू नो द मेथड एंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, मेथड क्लियर है, तो आप न्यूमेरिकल कैसे भी आए कर सकते हो। तो ये सारी चीजें निकाल दी, अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आपने निकाला, यहाँ पे ये रहा। ओके, टोटल जो एफ एक्स स्क्वायर का 36125, वही मैंने पुट किया है 36125 डिवाइडेड बाय एन, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी है विच इज 45, माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स भी निकाला है 1165 डिवाइडेड बाय एन यानी 45 और इसका होल स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में। फिर कुछ नहीं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड करो, माइनस इसको डिवाइड करके होल स्क्वायर कर दो और अंडर रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.51। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इस पूरे इसका डेटा का, 11.51 है फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, इतना डेविएशन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस एक्चुअली इज अ मेजर ऑफ एसिमेट्री इन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना एसिमेट्री है, कितना डेटा कंसंट्रेटेड है ऑन वन साइड ऑफ द मीन इन कंपैरिजन टू अदर। ओके, सो इट इज अ डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आधा 50% इधर है, आधा 50% इधर है। स्क्यूनेस में क्या हो रहा है भाई, सिमेट्रिकल बेल में डिस्टॉर्शन आ गया। अब जैसे ये भी डिस्टॉर्शन है और ये भी डिस्टॉर्शन है, बट ये वाला डिस्टॉर्शन में हम लोग कहेंगे दिस इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा एंड दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा में क्या होता है, आपके जो मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स है वो यहाँ पर फॉल करता है, यहाँ पर ज्यादा डेटा सेट है, ज्यादातर डेटा आपका लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर राइट साइड में कुछ ही डेटा है, बट वो एक्सट्रीमली हाई है।
इसकी वजह से जो ये आपका टेल है वो पूरा राइट साइड की तरफ स्क्यू हो गया, देखिए इस तरीके से बन गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज की वजह से जो मीन है वो एक्सीड कर जाता है, वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। ऐसा डेटा सेट जहां पर मतलब बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा वैल्यू है बट कुछ बहुत ही बड़ा है, ऐसा 55 60, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द डेटा सेट तो लेफ्ट साइड है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो मीन था उसके लेफ्ट साइड पे ये छोटे छोटे वैल्यूज है, बट कुछ एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज है फ्रॉम द मीन, सो दैट हैज रिजल्टेड इन कॉजिंग द डिस्टॉर्शन इन दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी वजह से ये पूरी टेल है ये आपकी इस तरफ आ गई। ओके, राइट साइड टेल पूरी शिफ्ट हो गई। पॉजिटिवली स्क्यूनेस मींस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ टेल ऑन द राइट साइड, जहां पे मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड बट एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड हैज रिजल्टेड इन मूवमेंट ऑफ द टेल टू द राइट साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया। ओके, सो यहाँ पर मीन क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन द मीडियन विच इज ग्रेटर देन द मोड। तो यहाँ पर मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन द मोड। यहाँ पर सिमेट्री में मीन मीडियन सब बराबर था एक ही पॉइंट पे, यहाँ पर मीन क्या हो गया, बढ़ गया, मीडियन से ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम हाई वैल्यूज की वजह से पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, सो इनकम ऑफ द पीपल इन इंडिया, अब इनकम लोगों की एनुअल इनकम मान लीजिए, एनुअल इनकम ऑफ पीपल इन इंडिया, आपको पता है इंडिया में कैसा है, देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स ऑफ द पीपल। तो ज्यादातर लोगों की आप एनुअल इनकम देखोगे तो आपको वैसी ही दिखेगी 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख, बट अब कुछ ऐसे लोग हैं अंबानी अडानी जैसे जिनकी इनकम होती है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। तो ज्यादातर लोगों की जो इनकम है दैट इज फॉलिंग ऑन द लेफ्ट साइड, बट कुछ लोगों की इनकम इतनी ज्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई, विच हैज रिजल्टेड इन मूवमेंट ऑफ द मीन टू द राइट साइड। ओके, तो इस चीज को कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, सो बल्क ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन and the positive side is longer, mean and median are greater than the mode। नेगेटिव स्क्यूनेस जस्ट उसका रिवर्स हो गया, जहां पे ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस तो राइट साइड पे है बट कुछ इतनी ज्यादा 40 ऑब्जर्वेशंस है लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीमली लो ऑब्जर्वेशंस है जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है। ओके, जिसकी वजह से मीन क्या हो गया, वो लेफ्ट साइड में चला गया, जो सिमेट्री में जो मीन था वो लेफ्ट साइड में मूव कर दिया, यहाँ पर आ गया, बीच से उठ के यहाँ पर आ गया, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सट्रीमली लो वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी स्कूल क्लास में एक टेस्ट हुआ, बहुत इजी टेस्ट था, ज्यादातर लोगों के नंबर अच्छे ही आए, मीन से इधर अच्छे ही आए, 30 40 50 60, ऐसा नहीं मतलब मान लीजिए सॉरी ऐसे आए 70 80 90 100 ऐसे आए, बट कुछ लोग फेल हो गए जिनके आए 10 20। तो वो कुछ एक्सट्रीमली लो की वजह से मीन हमारा लेफ्ट साइड मूव कर गया। सो यहाँ पे मीन छोटा हो गया, मीन सबसे लोएस्ट है इन कंपैरिजन टू द मीडियन विच इज लोअर देन द मोड। सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव स्क्यूनेस वेयर द टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द राइट बट एक्सट्रीमली लोअर वैल्यूज हैज कॉज्ड द डिस्टॉर्शन हियर। ठीक है, आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। सो देयर इज अ कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, so this is represented by the beta 1 and the formula is mu3 square divided by mu2 का क्यूब। mu3 क्या होता है, mu3 is your थर्ड सेंट्रल मोमेंट। ओके, mu3 क्या है आपका थर्ड सेंट्रल मोमेंट है विच एक्चुअली मेजर्स द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये बताता है कि डिग्री कितना जो टेल्स है, डिग्री टू इज द टेल्स आर स्ट्रेच्ड आउट, कितना ज्यादा टेल एक तरफ स्ट्रेच्ड इन कंपैरिजन टू जो आपका सिमेट्री में है। सो mu3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu2 का क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखना है, mu3 इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार, अगेन जो हर डेटा सेट का डिफरेंस फ्रॉम इट्स मीन, और इसमें 3 है, mu3 है, सो इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय n, मतलब क्या लिखा है, समेशन ऑफ x माइनस x बार क्यूब डिवाइडेड बाय n, विच इज एक्चुअली समेशन ऑफ f ओनली। ओके, और mu2 आपका है सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट विच इज एक्चुअली आपका वेरिएंस, ये आपका वेरिएंस है जिसको आप सिग्मा स्क्वायर कह सकते हो। वेरिएंस इज व्हाट, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वही है
स्टैंडर्ड डेविएशन का ही समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो हम लोग इसी में अंडर रूट कर देते हैं, बट ये म्यू टू वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है तो अंडर रूट का होल स्क्वायर में अंडर रूट हट गया, तो ये आपका है क्या, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, एफ समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन विच इज समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये आपको एक्स दिया है, एफ दिए हुए हैं, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला आप पुट करोगे इसमें, ओके, म्यू थ्री होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब, तो आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा, यानी कि बीटा वन आ जाएगा। अगर बीटा वन आपका 0 आता है, दिस मीन इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बीटा वन अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मतलब डेटा आपका क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर बीटा वन लेस देन 0 आता है इसका मतलब वो क्या है, आपका नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, वो पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्क्यूनेस हो गया, तो नेक्स्ट हमारा कुर्टोसिस आ जाएगा। कुर्टोसिस क्या करता है, डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, पीकनेस और फ्लैटनेस। जो डेटा है, ओके, तो ये बताता है कि ये डिस्क्राइब करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कितना ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज जो है कितना ज्यादा दूरी पर है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से। तो ये एक्चुअली वो बताता है कि कितना ज्यादा टेल कैसा है, उसका पीक कैसा है, उसका ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। मतलब देखिए, जैसे कि अगर आपकी बात करें, ये आपका नॉर्मल हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। अब ये इससे जो हाईएस्ट पीक जाएगी वो ऐसे जाएगी, जहां पे डेटा सेट कुछ ऐसे है, ओके, और फिर कुछ ऐसे होंगे जहां पे पीक छोटी है और वो फैले हुए हैं, यानी ऐसे। तो ये वाली जो है, ये जो बीच वाली जो जा रही है, ये नॉर्मल वाली है। अरे यार, ये जो नॉर्मल वाली है इसको हम लोग कहते हैं मीजोकुल्टिक, जिसकी पीक सेम है एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीक। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है अगर उससे बढ़कर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीक से ऊपर की पीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेप्टोकुल्टिक। और उससे नीचे की पीक है यहाँ नीचे वाली, तो इसको कहते हैं प्लेटोकुल्टिक। सो लेप्टोकुल्टिक क्या बता रही है, इनकी क्या है, शार्प पीक्स है, मतलब देयर आर मोर आउटलाइनर्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ओके, विच इज मोर एक्सट्रीम इन कंपैरिजन टू द मीन वैल्यूज। उसकी वजह से ये जो पीक है वो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक थी उससे बढ़कर आ गई। देयर आर वेरियस आउटलायर्स प्रेजेंट, बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज है, उसकी वजह से ये लेप्टोकुल्टिक कर्व देखने को मिलता है विच इज हैविंग अ शार्पर पीक्स। ओके, जैसे कि कुछ जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं, तो कुछ ही एक्सट्रीमली ऐसे पॉजिटिव इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से आपका पीक क्या है, इससे ऊपर की तरफ आ गया एकदम। मीजोकुल्टिक क्या होता है, मीजोकुल्टिक हो गया कि आपका फ्लैटर पीक है, ओके। सो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि लोअर कुल्टेसिस है, तो यहाँ पर आपके कुछ बहुत ही ज्यादा लोअर एक्सट्रीम वैल्यूज में आ गए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ ज्यादा ही लोअर में आ गए, तो वो आपकी उसकी वजह से पीक एकदम लोअर हो गई, शॉर्टर हो गई, इसको प्लेटो कुल्टिक कहते हैं। अब कुल्टोसिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल बीटा टू। तो अगर बीटा टू आपका इक्वल टू 3 आता है तो इसका मतलब वो मीजोकुल्टिक है, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। बीटा टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आती है तो इसका मतलब वो लेप्टोकुल्टिक है, उसकी पीक हायर है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और बीटा टू की वैल्यू अगर लेस देन 3 आती है, इट मीन्स इट इज अ प्लैटिकुल्टिक। इसका मतलब उसका मतलब जो पीक है वो लोअर होगा इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है कि भाई टेलनेस कैसी है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिग्री टू इज एक्चुअली द एक्सट्रीम वैल्यूज आर देयर इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो बीटा टू निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू स्क्वायर। इसी से आप देख सकते हो काफी मिलता जुलता है। स्क्यूनेस का क्या था, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब।
इसका μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर, वेयर μ4 इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। तो देखिए वैसा ही फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार यानी उसके मीन से जो डिफरेंस, इसका फोर्थ मूवमेंट है तो पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन, एन इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओनली, डिवाइडेड बाय μ2 का होल स्क्वायर, वेयर μ2 इज द सेकंड सेंट्रल मोमेंट। तो इसका वही है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन विच इज द समेशन ऑफ एफ ओनली। और इसका आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप स्क्वायर ले रहे हो क्योंकि ये सेकंड सेंट्रल मोमेंट है। तो ये जो बीटा 2 की वैल्यू 3 आएगी तो मेसोकुल्टिक है, ग्रेटर देन 3 आएगी तो लेप्टोकुल्टिक है, और लेस देन 3 आएगी तो मीसोकुल्टिक है। तो ये आपका कुर्टोसिस हुआ। तो स्टूडेंट्स इसके साथ मॉड्यूल ए की यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट सब स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड हमने सभी कुछ कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉड्यूल ए के यूनिट 4 पर, जहाँ पे हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या दिखाता है? इट शोज यू द स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कैसे वो दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, उनके बीच में क्या स्ट्रेंथ है, क्या डायरेक्शन है। मतलब दो वेरिएबल्स पॉजिटिवली भी कोरिलेटेड हो सकते हैं और नेगेटिवली भी कोरिलेटेड हो सकते हैं, या हो सकता है उनमें कोई भी रिलेशनशिप ही ना हो, तीनों चीजें हो सकती है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, या एक चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव रिलेशन है मतलब एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉजिटिव में किसी पर लोगों की इनकम हाई हो रही है तो डिमांड ऑफ द गुड्स में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है। दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नेगेटिव है मतलब कि अगर प्राइस ऑफ गुड्स हाई हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, सो दैट मीन्स there is a negative linear relationship between the two variables. So correlation measures the strength। साथ में ये भी दिखाता है, एक तो डायरेक्शन तो पता चली, ठीक है, कि भाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, साथ में क्या स्ट्रेंथ है विच रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द वैल्यूज बिटवीन -1 to +1। तो जितनी ज्यादा वो क्लोजर होगी टू +1 की, उसका मतलब उतनी ही ज्यादा वो आपस में कोरिलेटेड है। ओके, उतनी ही ज्यादा आपस में कोरिलेटेड है। R is equal to +1 means a perfect positive linear relationship। बहुत ही ज्यादा एकदम कंप्लीट, एकदम एग्जैक्ट रिलेशनशिप है पॉजिटिव। -1 परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, और अगर 0 है दिस मीन्स देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ द टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू सिग्मा y। कोवेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एच बार डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स मीन इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n विच इज एक्चुअली द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और स्टैंडर्ड डेविएशन x ये तो आपको पता ही है, समेशन ऑफ x माइनस x बार मतलब हर वैल्यू का डिफरेंस फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय n, उसका स्क्वायर लेते हैं फिर अंडर रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन y होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n। अब इनके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। एक तो आप ये याद रखिए r का कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y। दूसरा, जब आप यूज करोगे इन द न्यूमेरिकल्स देयर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखें क्योंकि जब आप रिग्रेशन भी करोगे वहां पर इसी टाइप का फॉर्मूला यूज होगा। सो इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, जो क्या है मीन वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ऐसे समझ नहीं आएगा, चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स गिवन बिलो। तो ये एक्स वेरिएबल है, कितने घंटे पढ़ाई करी एक स्टूडेंट ने, 5, 7, 8, 6, 9, और y है मार्क्स रिसीव्ड 6, 8, 7, 5, 9। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो दो वेरिएबल है ये आपस में कितने ज्यादा रिलेटेड हैं, कैसा रिलेशनशिप है और कितने ये लोग को रिलेटेड हैं। तो इसमें जब भी हम लोग को कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो x और y ये दोनों दिया रहेगा। इसके बाद आपको तीन चीजें और निकालनी रहेगी विच इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर सबका आप स्क्वायर करते गए, 5 का स्क्वायर 25,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 36 81, y स्क्वायर कर लिया, सब में y का होल स्क्वायर, और फिर एक्स वाई निकाला मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 6 30, 7 8 जा 56, और बाद में सबका सम निकाल के रखे, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई। तो पहले तो अपनी आपको ये पूरी टेबल ऐसे क्रिएट करनी रहेगी, सबका सम वम निकाल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और सबका सम निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, हमने बताया था यूज होगा समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो पहले आप एक्स बार निकाल लो विच इज द मीन वैल्यू विच इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या दिया है, सिग्मा एक्स में मतलब समेशन ऑफ एक्स, टोटल एक्स क्या है 35, एन क्या होगा, कितने वेरिएबल्स है 1 2 3 4 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 7 आ गया। y बार निकाल लीजिए यानी कि मीन y का, तो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ y टोटल y क्या निकाला था अगेन 35 ही है, तो इसका भी सेम ही आ गया 35 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 7। r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई आप निकाल चुके हो 253, तो 253 डिवाइडेड बाय n 5 माइनस एक्स बार वाई बार, ये निकाला भी आपने 7 और 7 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एक्स स्क्वायर निकाला है समेशन 255, सो 255 डिवाइडेड बाय n 5 माइनस मीन का होल स्क्वायर, एक्स मीन ये निकाला ही है 7 इंटू ये एक हो गया, इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का n, वाई स्क्वायर का समेशन निकाला है 255 डिवाइडेड बाय n 7 माइनस वाई मीन होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व करिए, r की वैल्यू निकाल लीजिए, 253 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 49, ये आपका आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 255 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 59, तो ये आपका आएगा 59 माइनस 49, और ये भी आपका आ जाएगा 51 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49। आपका r आ रहा है 0.8, तो आप देख रहे हो 0.8 काफी क्लोज है 2 + 1, दिस शोज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स है कौन से हमारे, दो वेरिएबल्स यही है हमारे कि कितना घंटे पढ़ाई करी उसके हिसाब से कितने मार्क्स रिसीव हो रहे हैं, तो दोनों आपस में काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे करते हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन पे आते हैं। रिग्रेशन क्या काम आता है, रिग्रेशन ये काम आता है कि अगर हमें एक वेरिएबल वैल्यूज दी है, एक वेरिएबल दिए हैं, तो दूसरे वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, so it used to forecast the value of dependent variables based on the independent variables. So there the equation of line used to predict the value of y if the value of x is known as y is equal to a plus bx. ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर आपको दिया है कितना सेल्स रेवेन्यू हो रहा है उसके हिसाब से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है उसका फोरकास्ट करना रिलेशनशिप। ठीक है, या जैसे अभी हमने देखा कि कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके हिसाब से जो मार्क्स आ रहे हैं, तो उस पे क्या रिलेशनशिप। सो वेयर बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ए इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट, इट इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। सो रिग्रेशन बी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
ये होता है आपका रिग्रेशन का फॉर्मूला। अब रिग्रेशन का नहीं, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इसीलिए कहा था कोरिलेशन का ये वाला फॉर्मूला याद करने को। अब आप देखोगे पूरी सिमिलैरिटी है यहाँ पे, विच इज समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। देखिए यही ऐसा ही यूज किया है यहाँ पे भी फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सेम है। बट यहाँ पर बस क्या था, अंडर रूट आया था क्योंकि ये डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन था। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर है, इसीलिए अंडर रूट साइन हट गया। बाकी वही है, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन वहां पे था, यहाँ पे कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर है, मतलब कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस है। यहाँ पे कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस है, वहां पर क्या था फॉर्मूला, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन था। वेरिएंस इज व्हाट, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में इसलिए अंडर रूट हट गया यहाँ पे। ओके, बाकी आपने देखिए वो सेम ही फॉर्मूला है जो अभी यूज कर रहे थे। सो b इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन y भी ले रहे थे, यहाँ पर y नहीं ले रहे क्योंकि y तो हमें पता ही नहीं है ना, y का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x होल स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब वेरिएंस ऑफ x ले रहे हैं यहाँ पे सर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से आपका b आ जाएगा विच इज द स्लोप। फिर आप क्या करोगे, a फाइंड आउट करोगे विच इज द y इंटरसेप्ट। उसके लिए आप यूज करोगे a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो y की जो अलग अलग वैल्यूज दी हुई है अभी तक, उसका आप मीन निकालोगे और x मीन निकालोगे। b इस फॉर्मूले से आ गया तो a आ जाएगा, और फिर जब आपका a और b आ जाएगा, सो यू विल पुट इट इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जहां आपका x दिया है, a और b आपने निकाल लिया, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होगी, वो फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये क्वेश्चन देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। सो यूजिंग द डेटा विच वी हैव यूज्ड इन द क्वेश्चन ए, जो हमने कोरिलेशन में यूज किया था वो ही सेम डेटा यूज किया है। यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन द x गिवन इज 10। तो ये जो आवर्स स्टडीड है और ये मार्क्स रिसीव्ड है, तो इसमें से जो मार्क्स रिसीव्ड है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। मार्क्स किस पे डिपेंडेंट है, आप कितने घंटे पढ़ाई करी उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो अगर इतना हमें पता है कि 5 तो 6 है मार्क्स रिसीव्ड, 7 घंटा पढ़ाई करी तो 8 मार्क्स आ गए, 8 घंटा पढ़ाई करी 7 आए, 6 आवर्स पढ़ाई करी 5 मार्क्स आ गए, 9 घंटे पढ़ाई करी 9 आए। अब हमें निकालना है कि अगर हमने 10 घंटा पढ़ाई करी तो हमें कितने मार्क्स आए। ठीक है, ये एकदम सिंपल वैल्यूज लिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं कि कुछ डेटा आपको दो चीजों का दिया है और आपस में डिपेंडेंट वो दिख रहा है, तो अगर इतना सेल्स हो रहा है तो इतना प्रॉफिट हुआ, एक साल में इतना सेल्स हुआ तो इतना प्रॉफिट, तो आप फोरकास्ट कर सकते हो अगर इतना सेल्स होगा अपकमिंग ईयर्स में तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो वहां पर इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, सो ये x की वैल्यूज है 5, 7, 8, 6, 9 और ये y की है 6, 8, 7, 5, 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई जो कोरिलेशन में निकाल रहे थे सेम चीजें यहाँ पे भी निकाल ली हमने। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई पूरी की पूरी एज इट इज सेम टेबल है जो कोरिलेशन में यूज हुई थी, उन सभी का सम निकाल के रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का। फिर हमारा फॉर्मूला हमको था, उसमें हमारी क्या है, इक्वेशन है, हमने बताई थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर b इज द स्लोप और b जो था इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x, सो वेयर b इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार यानी कि मीन इनका, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो बस सारी चीजें निकाल ही ली थी हमने पहले भी, वैसे इसमें भी निकली हुई है। समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है 253 और एक्स बार वाई बार यानी कि मीन हम लोग कोरिलेशन में निकाल ही चुके थे, सेम ही डेटा दिया हुआ है 7 और 7, तो वही सब पुट करना है हमें। समेशन ऑफ एक्स वाई 253 एंड 5 माइनस एक्स बार निकाला ही था हमने, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वाई बार समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स ये है 35 डिवाइडेड बाय एन कितना है 1 2 3 4 5, सो 35 डिवाइडेड बाय 5 7 और वाई बार भी
समेशन ऑफ y 35 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 7। तो दोनों ही 7 निकाल लिए थे हमने, ठीक है। सो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एक्स स्क्वायर समेशन 255 अपॉन एन 5 माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, एक्स मीन अगेन 7 का होल स्क्वायर। सो 253 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 255 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा 0.8। तो ये b आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसी में आप देखो a इज इक्वल टू क्या होएगा y माइनस बी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग y को क्या लिख देंगे, मीन ऑफ y माइनस b इंटू मीन ऑफ x करेंगे। सो मीन ऑफ y ऑलरेडी निकला हुआ है 7 माइनस b आया 0.8 इंटू एक्स मीन भी निकला हुआ है 7। तो इससे आपका a आ जाएगा। ओके 7 माइनस 0.8 इंटू 7, ए आ गया 1.4। तो अब हमें ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। इसको अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे विच इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो y इज इक्वल टू 1.4 प्लस 0.8 इंटू x कितना है, अगर x 10 है तो हमें निकालना है y, 0.8 इंटू 10, तो 1.4 प्लस 8, सो y आ गया 9.4। मतलब हमने फोरकास्ट कर लिया कि पहले ऐसा हो रहा था 5 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो 10 में 6 मार्क्स आ रहे थे, 7 घंटा। तो अगर 10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो लगभग जो मार्क्स आएंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 9.4। ओके सो रिग्रेशन का यूज इस तरीके से करते हैं वेयर वी कुड फोरकास्ट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो पास्ट में रिलेशनशिप देखने को मिला है उसके हिसाब से वी कुड फोरकास्ट द वैल्यूज। तो आई होप ये पूरा मैंने आपको करके दिखाया तो अब आपको क्लियर हो गया रिग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में आप देख रहे हो काफी सिमिलरिटीज ही है। फॉर्मूले में कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसमें कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस है विच इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। बाकी आपको ये फिगर्स निकाल के y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो इक्वेशन होती है उसमें पुट करना होता है। ओके ये देखिए मैंने पूरा यहाँ सॉल्व भी करके रखा है जो अगेन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द सेशन जहाँ पे हमने पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझा, दोनों यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर किए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट ऑल द डिटेल्स, ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियोस, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।